बिहार में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। इस सब के बीच इस बार चुनाव से पहले एक नया सियासी विवाद वहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है, जो वोटर लिस्ट को लेकर है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें सभी वोटर्स को, सभी मतदाताओं को अपनी नागरिकता और जन्म से जुड़े दस्तावेज जमा करने को कहा गया है, ताकि फर्जी या गलत नामों को हटाया जा सके। लेकिन चुनाव आयोग के इस कदम से एक बड़ा सियासी तूफान बिहार में खड़ा हो चुका है। महागठबंधन के घटक दलों ने वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर दलितों, पिछड़ों और मजदूरों के मताधिकार को छीनने की साजिश की है। गरीबों के वोट पर डाका डालने की यह पूरी साजिश है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, बड़ा पैनल भी होगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जब ये इंटेंसिव रिवीजन की बात सामने आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो कैसे इस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है और क्यों विपक्ष को वोट लूटने की यह साजिश नजर आ रही है। कुछ तो एनआरआई भी इसमें ढूंढ रहे हैं। बहरहाल देखिए, ये साजिश है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। ये लोगों का एजेंडा साफ दिखाता है कि बड़ी साजिश है, बू आ रही है। और ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर के गरीबों का काट रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम। ये अन्याय है, इस अन्याय को हम लोग सहने वाले नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पारदर्शिता से कर रहा है, इसका सम्मान करना चाहिए। बेचैनी उसी को होगा जो ममता बनर्जी के स्वभाव और संस्कार से ग्रसित हैं, और तेजस्वी यादव इस वातावरण में बेचैन है। उनको आभास है कि मैं चुनाव हार रहा हूं, तो ये वातावरण को पहले से ही संवैधानिक संस्था पर उंगली उठा रहे हैं। और इस अहम मसले पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषिकेश स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद हैं। बाकी और खास लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से मनीष पांडे हैं, कांग्रेस की तरफ से ज्योति कुमार सिंह हैं, जेडीयू की तरफ से निहोरा प्रसाद यादव हैं, एलजेपीआर की तरफ से कुमार सौरभ हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, और आरजेडी की तरफ से बादशाह आलम यहां पर मेरे साथ जुड़ेंगे। सवाल सबसे पहले आरजेडी की तरफ से ही। बादशाह आलम साहब, जो इलेक्शन कमीशन की एक सामान्य प्रक्रिया या प्रोसेस है, क्योंकि अभी दरअसल ईसी का जवाब इसको लेकर आ गया है, बिहार मतदाता सूची परीक्षण को लेकर, कि संविधान से ऊपर की नहीं है ये प्रक्रिया, संविधान के मुताबिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। मतदाता सूची परीक्षण जो हो रहा है, आपको क्यों इसमें वोट लूटने की या गरीबों, शोषितों, वंचितों का मताधिकार का जो प्रयोग है उसके कैप्चर करने की आपको इसमें आशंका या साजिश नजर आ रही है? निष्पक्षता पर अगर अपोजिशन की पार्टियां शक कर रही हैं तो उसके शक को दूर करना चाहिए। अभी आपने हरियाणा का इलेक्शन देखा, यूपी का इलेक्शन देखा, महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा, किस तरह की धांधली बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के किया, वो सबके सामने है। अब ये इनका ये टाइम लाइन देखिए, अब 2 महीने के अंदर ये जो है पूरे बिहार के 8 करोड़ जनता को वोट से वंचित रखना चाहते हैं, तो इनके टाइम लाइन पर शक है। ये बीजेपी अपने इलेक्शन कमीशन का किस तरह से अपॉइंटमेंट किया, अभी जो आपके पहले राजीव कुमार थे, अब ये ज्ञानेश कुमार आए हैं, ये कौन लोग हैं, ये किस प्रक्रिया से आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर गाइडलाइन था कि एक सीजे रहेंगे, एक अपोजिशन के लीडर रहेंगे और एक रूलिंग पार्टी करेगा। उस रूल को इन्होंने चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के रूल को। तो ये अपने आदमी को बैठा के इलेक्शन कमीशन के अंदर और अपने हिसाब से ये वोटर लिस्ट तैयार करवाते हैं, किसका नाम काटना है, किसका जोड़ना है।
तो इसको लेकर जनता में बहुत एक भ्रम फैला हुआ है कि ये कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं कि वोटों से वंचित किया जाए गरीबों को, क्योंकि इस वक्त तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी बिहार में सबको पता है। ये जो बात है, उनके पॉपुलैरिटी से ये इतना ही घबराई हुई है बीजेपी, और जेडीयू भी इसका साथ दे रही है उसके अंदर। तो इन लोगों का अपना हार क्लियर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, और ये अपोजिशन के पार्टियों को इस पर शक है। मनीष पांडे क्या ये जी 2 महीने के अंदर मनीष पांडे जी प्लीज काउंटर टू बादशाह आलम साहब, क्योंकि सीधे तौर पर वो तो कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। हालांकि ये सवाल बहुत पहले से ही लगातार विपक्ष उठाता रहा है, लेकिन इस सबके बीच जो अहम सवाल है, ठीक है चुनाव आयोग कह रहा है कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है और ये मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है वो होता रहता है, लेकिन क्या 25 दिनों में, 1 महीने में या 2 महीने के भीतर 8 करोड़ के आसपास लोगों के दस्तावेज की क्या काट छांट हो जाएगी? ये कैसे तय हो पाएगा इतने कम वक्त में? सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठा रहे हैं कि चुनाव हैं। हरियाणा को लेकर राहुल गांधी भी सवाल कर रहे हैं, महाराष्ट्र को लेकर भी सवाल वो कर रहे हैं। अब यहां पर आप बिहार में चुनाव से पहले ये खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं अभी हमारे भाई बादशाह भाई ने कहा कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता इतनी अधिक है बिहार में। वाकई में लोकप्रियता तो है, और इसीलिए इनको चुनाव लड़ने का डर भी है, हारने का डर है, क्योंकि लोकप्रिय इतना है कि जिस वोटर लिस्ट पर चुनाव कराने की ये बात कर रहे हैं, उसी वोटर लिस्ट पे 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ और जनता ने इनको सिर्फ 4 सीटें दी, क्योंकि जो कांधा उठाया जाता है ना, वो 4 कांधे की ही जरूरत होती है उस समय। अब देखिए, संजोग से कहिए या जो कहिए, अभी हाल में कुछ महीने पहले 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए बिहार में। ये उसमें 2 विधायक थे इनके, एक तो प्रदेश अध्यक्ष के बेटे थे और दूसरे इनके बड़े कद्दावर नेता सुरेंद्र यादव थे। वो दोनों सीट चारों तो हारे ही। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर वो 4 सीटें भी, वो 2 सीटें भी जो इनके खाते में थी वो भी हार गए। लेकिन ये वो वोटर लिस्ट वही, लेकिन वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण का काम है वो तो अब हो रहा है ना 22 सालों के बाद। उस पे आ रहा हूं। अब 24 का चुनाव तो हो चुका, क्या 24 के चुनाव से पहले ये पुनरीक्षण हुआ था? मैं अब उसी विषय पर आ रहा हूं, मैं मूल सवाल पर आपके आ रहा हूं। चूंकि इन्होंने तेजस्वी यादव की लोकप्रियता की बात की ना, तो पूरे देशवासियों को तो पता चलना चाहिए। सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जननेता नजर आता है। मैं तो प्रमाण दे रहा हूं कि तेजस्वी यादव, लेकिन मोदी जी कितने लोकप्रिय हैं इसका भी प्रमाण है, नीतीश जी कितने लोकप्रिय हैं इसका भी प्रमाण है। तो मैंने तेजस्वी जी की लोकप्रियता का प्रमाण दिया। अब आइए चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है, देखिए कल से जो है सो प्रपत्र जो होता है, चुनाव आयोग ने बीएलओ, अब ये कह रहे हैं कैसे हो जाएगा, टाइमिंग पर इनका जो मेन है। भाई एक बात पूछाइए, हालांकि मैं शॉर्ट में ये कह दूं कि हम किसी जमाने में सीएए के लिए डिबेट पर बैठा करते थे, आपको भी याद होगा, कई बार आपने डिबेट कराया होगा। कल से मैं देख रहा हूं जितने डिबेट पर मैं बैठ रहा हूं, मुझे फिर से सीएए का दौर आ रहा है कि मतदाता नागरिकता समाप्त हो जाएगी, कागज मांग लेंगे। जो प्रोपगंडा था विपक्ष का, उसी प्रकार से फिर ये प्रोपगंडा करने के चक्कर में आ रहा है। अब मैं आ रहा हूं, चुनाव आयोग ने क्या निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि कल से प्रपत्र बांटे जाएंगे बीएलओ के द्वारा। बीएलओ तो हर बूथों पर नियुक्त किए गए हैं। अब ये जहां बाढ़ आते हैं वहां भी नियुक्त किए हैं, जहां सुखाड़ रहेगा वहां भी नियुक्त किए गए हैं। अब बीएलओ जो है वो हर घर में जाएगा। अब जाने के बाद जो है वह 1 अगस्त को जो है वो जो प्रमाण पत्र जो 12 तरह के जो मांगे गए हैं उसमें मैं थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड दे दीजिए कंटिन्यू, उसके बाद आपके सारे। लेकिन घर जाएगा तो घर में उसे मिलेगा कौन? क्योंकि ऑफिशियल आंकड़ा करीब 3 करोड़ लोगों का है जो रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर है, और जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो 4 से लेकर 4.5 करोड़ लोगों का डेटा है, जो विपक्ष कह रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब मैं उसका जवाब देने दीजिए। देखिए सारे आरोप मेरे ऊपर लगाए, इसलिए थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिएगा। भाई कौन देगा? आपका रिश्तेदार नहीं होगा? गोतिया क्या पूरे पति पत्नी बच्चों के साथ आप प्रवासी हो गए हैं? बादशाह भाई बाद में बोलिएगा, बादशाह भाई बाद में बोलिएगा, बादशाह भाई बाद में बोलिएगा। डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए ये जो प्रपत्र मांगे गए हैं, ये जो जानकारी मांगे गए हैं, उसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने का समय दिया गया है, और उसमें मांगा क्या गया है
तो मांगा गया है नाम, पता, फोटो, लेटेस्ट फोटो चाहिए, इपिक नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, माता पिता या अभिभावक का नाम चाहिए। भाई इतना फॉर्मेट भर के 1 महीने के अंदर बीएलओ वापस आपके साथ ले जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 अगस्त को एक यानी कि पांडे जी प्रकाशित करेगा। यानी कि पांडे 1 जी अगस्त को एक जो काम 22 सालों में नहीं हुआ वो 25 दिनों में हो जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से जो आया है बयान, जो प्रतिक्रिया आई है, वो दरअसल देख लें न्यूज 24 पर। वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग का बयान सामने आ चुका है। चुनाव आयोग कह रहा है कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है, संविधान के मुताबिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। सभी पार्टियां नागरिक संविधान का पालन करें, अपने विधानसभा क्षेत्र में नागरिक की मौजूदगी जरूरी है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से यहां पर कही गई हैं। तो पहला तो मैं इस पर प्रतिक्रिया ऋषिकेश, मेरे सहयोगी जो कि यहीं पर स्टूडियो में मौजूद है, उनसे लूंगा। बाकी और गेस्ट के पास फिर जाएंगे। ऋषिकेश, चुनाव आयोग कह रहा है कि ये सब कुछ प्रक्रिया का हिस्सा है। 22 साल बाद ये प्रक्रिया हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इतनी बड़ी एक्सरसाइज। क्या मुमकिन है 25 दिन या 1 महीने में ये हो जाए? सामने विधानसभा का चुनाव है। देखिए, विपक्ष की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसके अपने कुछ सवाल और संशय होते हैं, एक डर होता है कि आप लंबे वक्त से 2005 से आप सत्ता से बाहर चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ हो जाएगा आपके लिए, और अचानक से इस तरह की खबर आ जाए और एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा या महाराष्ट्र का जिक्र हो, जो कि आरोप भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए मकसूद, आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे। जो 3 करोड़ का आप आंकड़ा दे रहे थे, और जो चुनाव आयोग की टीम गई है बीते 3 दिनों से बिहार में इस पुनरीक्षण काम को पूरा करने के लिए, तो देखिए अभी उत्तर भारत में बाढ़ आना बाकी है। जो कोसी का इलाका है, आप सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, इन इलाकों में जब जुलाई के पहले सप्ताह में जब मानसून शुरू हो जाएगी और जब कोसी का बैराज खुलेगा, तो आप यकीन मानिए जो बाढ़ की विभीषिका होती है, बीएलओ तो दूर, सरकार नहीं पहुंच पाती है। और एक गांव नहीं, कई गांव हैं। 3 करोड़ का डाटा। दूसरी बात यह है, चुनाव आयोग के ही खुद अधिकारी जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, चुनाव आयोग की मंशा बिल्कुल साफ है। उनकी नीयत में कोई सवाल नहीं है कि 23 साल के बाद हम परीक्षण कर रहे हैं, और होना भी चाहिए ये समय पर। लोग कह रहे हैं कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। टाइमिंग अगर थोड़ा और पहले होता तो शायद ये चीज़ें आसानी से पूरा हो सकती थी। जिन इलाकों में कहा जा रहा है कि नाम, फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, कुछ जगहों पर उनके पासपोर्ट, कुछ जगहों पे कितने सालों से रह रहे हैं, इसका डाटा, तो ये वो इलाके, आप देखिए कि सीमांचल में 24 सीटें हैं मकसूद, और उन इलाकों में सबसे ज्यादा घुसपैठिए या फिर बांग्लादेशी का राजनीतिक मुद्दा उठता रहा है। और ऐसे कई सारे, जब हम लोग गए थे बीते कुछ दिनों पहले ग्राउंड रिपोर्ट करने, तो उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं, खुद उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कहीं जनता दल यूनाइटेड के लोग थे। जैसे अररिया के सर्किट हाउस से महज 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, कस्बा है महापिछड़ों का। उनके पास ना ही कोई शौचालय है, न कोई आधार कार्ड है, न कोई उनका कोई वोटर कार्ड है। तो अगर उनको सत्यापित करना होगा तो वो करें कि अच्छा, जब वो ब्लॉक में स्थानीय लेवल पर जा रहे हैं तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो सत्यापित कैसे कराएंगे? दूसरी बात, 3 करोड़ में आप अलीगढ़ में कुछ बीजेपी के नेता भी हाल के दिनों में गए हुए थे वहां पे, तो ईंट भट्टे, जो चिमनी का भट्टा, वहां पे बहुत ज्यादा मजदूर काम करते हैं। हाँ। और उन मजदूरों में एक परिवार से कोई एक सदस्य नहीं होता है, उनके पास एक परिवार में 5 सदस्य होता है। वो महीने के 6-7 महीने यहाँ काम करते हैं, 3-4 महीने अपने गाँव में काम करते हैं। तो जब चुनाव के वक्त में वो वहां रहेंगे, और उस वक्त जब वो यहाँ हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम है बीते 20 सालों से, 15 सालों से, तो इस बार अगर वो घर पर नहीं रहेंगे तो उनका स्वाभाविक नाम कट जाएगा। तो फिर एक वोटर को लोकतांत्रिक तौर पर उन्हें वोट देने के अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है? पहला सवाल जो जमीन पर उठ रहा है वो ये है। दूसरा, अभी जो चुनाव आयोग की टीम गई हुई है, एक नदी फल्गु नदी है, फल्गु नदी आने की वजह से चुनाव आयोग की टीम जहां पर जाना चाहती थी वहां नहीं पहुंच पाई है। और ये तो मानसूनी सीजन है, अभी तो और बाढ़ आएगी। आप जिक्र कर रहे थे कोसी से लेकर बाकी जगहों पर। बिहार में, आधे बिहार में आप घर घर जाकर मतदाताओं का पुनरीक्षण कर लेंगे, जमीन पर तो ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। उसके नतीजे क्या होंगे, नहीं होंगे। और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं, ओवैसी को इसमें एनआरसी नजर आ रहा है, किसी को मजदूरों, गरीबों के हक पर डाका नजर आ रहा है, तो कोई कह रहा है कि दरअसल ये मताधिकार को लूटने की साजिश है। लेकिन जेडीयू की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जो प्रवक्ता उनके मौजूद हैं, आप जरा बताइए। निहोरा प्रसाद यादव जी, आपको क्या नजर आ रहा है? जो काम 2003 में 2 साल के एक लंबे ड्यूरेशन में हुआ,
वो 25 दिन में या 1 महीने में कैसे मुमकिन हो पाएगा? आप तो बिहार में ही बैठे हुए हैं और वहां पर अभी बाढ़ के हालात, मॉनसूनी सीजन में क्या ये मुमकिन है? नहीं, जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है। ये लगातार 13 वर्षों से देश में होता रहा है। दो बात की ओर हम कहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछड़े दलित को वोट से वंचित करने की कोशिश की गई। मैं तो मुझको आश्चर्य लगता है कि जिस बिहार की सरकार ने पिछड़े दलितों के लिए खड़ी रही है, काम की है, वहां एक कह रहे हैं कि पिछड़े दलितों के वोट से वंचित किया जाएगा। जब पिछड़ों दलितों को वोट से वंचित किया जाएगा तो जदयू बैठा देखेगा थोड़े। इसलिए जो संवैधानिक प्रावधान है कम से कम विश्वास करना चाहिए। एक दूसरी बात, मुझको अनुभव है कि जो भी सत्ता में रहे हैं उस सत्ता के निर्णय, सत्ता से संबंधित जो भी संस्थाएं निर्णय लेती हैं, विपक्ष उसकी आलोचना करता ही रहा है। कांग्रेस की भी हम लोग आलोचना करते थे। आपको याद होगा कि कांग्रेस के सीबीआई के समय कोर्ट ने कहा कि ये तोता है। तो ये आलोचना विपक्ष का काम करना है। अब कहिएगा इतने कम समय में कैसे होगा? 2 महीना में तेलंगाना में जनगणना पूरा किया जा सकता है और यहाँ तो बीएलए हर बूथ पर बैठा है, पार्टी का भी बैठा है, सरकार लेकिन का भी। जो जमीनी हकीकत मेरे सहयोगी हो तो ऋषिकेश तो अभी दौरा करके आए हैं, डिटेल एक दे रहे हैं वहां पर। अरे उस पर मैं आता हूँ मकसूद जी, सुनिए तो। जहां तक ऋषिकेश भाई बोल रहे हैं कि सीमांचल और बाहरी इलाके में, तो बाहरी इलाके में भी जो बूथ हैं उन बूथों पर पॉलिटिकल पार्टी ने भी बीएलए बनाया है और सरकार के तरफ से भी उन बूथों पर बीएलए बनाए गए हैं। तो उसकी रिपोर्ट आने पर तो स्वतः है कि बहुत कम समय में लगेगा। लेकिन जो 3 करोड़ लोग ऑफिशियली बाहर हैं वो कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ना। ये हमारे आपके ऋषिकेश का सवाल सुन लीजिए, फिर कांग्रेस से बात करेंगे। नियोरा जी, ऋषिकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। नहीं रहेगा, ये मान कर चले। जो कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को वोट से वंचित करने की कोशिश है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिहार का कोई भी व्यक्ति वोट से वंचित नहीं होगा। विपक्ष अनर्गल प्रलाप करते रहे, अनर्गल आरोप लगते रहे। कौन से निर्णय में विपक्ष आरोप नहीं? अरे नियोरा जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, छोटा सवाल है। नियोरा जी, एक सवाल बताइए कि देखिए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, ये सब तो जनता दल यूनाइटेड का गढ़ है। अभी बताइए कि जब 10 दिन में 5 दिन में जब बाढ़ आ जाएगा और जो पेट बोलते हैं, पेट का इलाका जो होता है, जहां 1-2 नहीं 20, 25 या 35, 40, 45 गांव होते हैं, वहां पर जब आपके विधायक, आपके सांसद नहीं पहुंच पाते हैं पानी होने की वजह से, तो एक बीएलओ का अधिकारी कैसे उस गांव तक पहुंचेगा सर? और जब पूरा शेल्टर बन जाएगा, लोग शेल्टर लेना शुरू कर दिए, तो वो अपना कागज कैसे देगा? नियोरा जी, और पॉलिटिकल पार्टियों का कंसल्टेशन होता है ना कि पार्टी आए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो चुनाव आयोग स्क्रूटनी करता है कि वोटर लिस्ट में कौन अच्छा जुड़े, नहीं जुड़े, बोगस वोटर ना हो। तो लोग यही पूछ रहे हैं जी। ऋषिकेश जी, मैं एक बात याद दिलाता हूं आपको। जिस समय वोटर आईडी देश में बना और प्रकाशित होने के बाद बहुत सारे लोगों को नहीं बना था, तो लोगों ने कहा कि वोट से वंचित किए जा रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने रास्ता निकाला? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। इतने डेमोक्रेटिक कंट्री में तुरंत ही चिंता बढ़ने लगती है लोगों को। कहीं ना कहीं सरकार और कमीशन कोई ना कोई रास्ता निकालेगा कि कोई हमारा, यानी कि आपको भी इसमें शक है ना? नहीं हो, आपको भी जो ग्राउंड रियलिटी है उसको लेकर आपके अंदर भी संशय है ना? सिर्फ विपक्ष का नहीं है ये। जो ऋषिकेश जी गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन बाहरी इलाके में भी यही तो मसला है। ठीक है, ज्योति कुमार सिंह साहब, ज्योति कुमार जी, छोटी सी टिप्पणी। ज्योति कुमार जी, पांडे जी आ रहा हूं मैं, प्लीज एक रिएक्शन पहला हो जाने दीजिए। छोटी सी इसी पर सर, आधे घंटे से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज मैं आऊंगा आपके पास, आपको फिर से मौका मिलेगा। ज्योति कुमार जी, क्या ये महज माहौल बनाने की कोशिश है
बीजेपी कह रही है कि दरअसल नतीजों से पहले ही आपको, चुनाव से पहले हार सता रही है। आपके नेता हरियाणा और महाराष्ट्र का लगातार जिक्र करके चुनाव आयोग की इस प्रोसेस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग इस पर बात करने के लिए उन्हें बुलाता है तो आप जाते नहीं हैं। जवाब दीजिए प्लीज। मकसूद जी, कल पटना में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया कम्युनिकेशन के चेयरमैन पवन खेरा जी और तेजस्वी यादव जी और हमारे अलायंस के और पार्टनर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने भी बोला और हमारे चेयरमैन पवन खेरा जी ने बोला, और जो सवाल आप उठा रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेरा जी ने बड़ा विस्तार रूप से बताया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग से किस तरह दलितों और पिछड़ों और बिहार के वोटर पर कैसे डाका डालने का इनका षड्यंत्र अभी चलेगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह गीदड़ किस तरह भागते हैं, जब डरते हैं तो शहर के भागते हैं, उसी तरह ये अपने हथियार के रूप में यूज करते हैं चुनाव आयोग को और ईडी और सीबीआई को। पवन खेरा जी ने बड़ा विस्तार से बताया। आपको मैं बताऊं मकसूद जी, आखिर हम तो तथ्य पर बात कर रहे हैं। हम पवन खेरा जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आखिर आपको ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, आपको जब चुनाव आयोग ने खुद बोला था कि हमें 2 साल लग गए थे इसका करने में, तो आप 1 महीना और 2 महीना में आप कैसे कर लेंगे? और स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, ये जो रिव्यू जो 3 तरह के होते हैं, समरी रिव्यू होता है जो कि साल में एक बार चुनाव से पहले होता है, एक रूटीन रिव्यू होता है जो सालों भर होता है, और स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो है वो बेसिकली मौजूदा लिस्ट को हटाकर नए लिस्ट को लाना होता है। मैं बाढ़ के एरिया से आता हूं, मेरा भागलपुर शहर मेरा है और जहां पिरपैती मेरा गांव है, और भागलपुर से आगे बढ़ेंगे तो पूरा जलमग्न हो जाता है, पूरा जलमग्न हो जाता है। और आपको दूसरा रियलिटी बताऊं, अभी जो पटना में जो बैठे लोग, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं, यहीं से बात फतुआ से के बाद पूरा जलमग्न होता है। गंगा और रोड दोनों पैरेलल चलती है, दोनों तरफ रोड के तरफ जो उसकी जो नदियां होती है पानी आ जाता है। ठीक। और कोसी का तो बात ही आप छोड़ दीजिए, जिसमें आपके ऋषिकेश जी ने पूरा विस्तार से आपको बता दिया। तीसरा जो रियलिटी है कि जब मार्च अप्रैल में तो मजदूर काफी बिजी होते हैं क्योंकि धान और मकई का उस समय कटता है। ठीक। उसके बाद वो उनके पास काम नहीं होता और वो बिहार छोड़कर चले जाते हैं पलायन करके मजदूरी करने के लिए। जी। तो जो बात ऋषिकेश जी ने बताया और बाकी जिन लोगों ने बताने का प्रयास कर रहे हैं वो सही है। और 1 महीना में आप 7.65 करोड़ वोटर को आप कैसे करेंगे, जब आप चुनाव आयोग ने खुद बोला था कि 2 साल लगे हमें उसको करने में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनाव आयोग ने बोला कि हमने 4000 लोगों के साथ कंसल्टेशन किया। तो मुझे बताएं कि 4000 लोगों से आपने कंसल्टेशन किया, उसमें यह बात क्यों नहीं आई, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की बात क्यों नहीं आई? और इसके पहले अभी 3 महीना पहले तो हमने समरी रिव्यू किया था, तो आप उसके साथ उस समय क्यों नहीं कराया? कुमार सौरभ, देखिए कांग्रेस के अपने सवाल हैं, कई विपक्ष के अपने सवाल हैं, लेकिन आप एनडीए का हिस्सा भी है, लेकिन अपने आप में एक राजनीतिक पार्टी भी हैं। क्या राजनीतिक दलों और संगठनों से कोई चर्चा इस बारे में की गई थी, या बिना उनसे चर्चा किए जब इस तरह के फैसले होते हैं तो क्या फिर क्यों ना इसे कहा जाए कि ये एक थोपा हुआ फैसला है? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सवाल सिर्फ यूं ही है क्या? और टाइमिंग का अपनी जगह सवाल है, लेकिन इतने कम वक्त में जिस प्रोसेस को करने में सालों का वक्त लगता है या महीनों का वक्त लगता है, वो कुछ दिनों में कैसे मुमकिन हो पाएगी ऐसे हालात में, क्योंकि आपको वेदर कंडीशंस भी देखने हैं स्टेट के। कुमार सौरभ। बिल्कुल, देखिए मकसूद जी, 2 पक्ष हैं इस पूरे विमर्श के। पहला ये है कि अभी के 1 महीना पहले चुनाव आयोग ने, उनके अपने बीएलओज तो है ही, सभी राजनीतिक दलों के जो बीएलएज हैं उनके लिस्ट उनके पास ऑलरेडी है, प्रत्येक जिले में ये ली गई है। दूसरी बात, आप साल के 365 दिन संविधान 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 चिल्लाएंगे प्रतिदिन, और जितनी भी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो कोई भी निर्णय करेंगी तो आप उस पर सवाल उठाएंगे। भाई, संविधान के आर्टिकल 324
वन ने ये अधिकार दिया है भारत के निर्वाचन आयोग को कि संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदाता सूची तैयार करने, उसके संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। अब पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 का 21(3) जो है मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन की शक्ति देता है। जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल 1960, इसमें रिवीजन ऑफ रोल्स की शक्ति देता है। भाई रिवीजन कब हुआ था पिछली बार, जरा पूछे तो इन लोगों से, और कितनी बार हुआ है भारत में? 1952 में, 56 में, 57 में, 61 में, 65 में, 83, 84, 87, 93, 95, 2002, 3 और 4 के बाद आज हम 25 में बात कर रहे हैं। बिहार एक पलायनवादी राज्य रहा है जिसकी चर्चा 365 दिन आप करते हैं। लोगों का आना जाना इधर से उधर होता रहता है, और मांगा क्या जा रहा है? भाई दिक्कत उनको है जो बांग्लादेश और रोहिंग्या जो आकर बैठे हैं सीमांचल और बिहार के बॉर्डर्स पर, उनको दिक्कत। और तेजस्वी यार यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, यानी कि ओवैसी अगर एनआरसी का जिक्र कर रहे हैं तो आप वही लाइन आप भी बोल रहे हैं। बस ये प्रॉब्लम है, यही समझ का प्रॉब्लम है। ओवैसी जी जैसे बहुत ही प्रबुद्ध बैरिस्टर के द्वारा ये कहा जाना कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया जो है वो नागरिकता से जुड़ी हुई है, ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है भाई? आम सिंपल सा बात है, एसआईआर का प्रोसेस पिछले 24 वर्षों में नहीं हुआ है। तो सिंपली क्यों नहीं हुआ, ये भी एक सवाल है ना कि इतने 20 सालों में जो काम नहीं हुआ वो अचानक से 2 महीने पहले उसका एक ऑर्डर आता है और उसके बाद कैसे आप करेंगे इसको? मकसूद भाई, ये सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है, क्योंकि बिहार का चुनाव सबसे पहले है। और पहली बात ये बार बार कहा जा रहा है कि 1 महीने का समय, जून 25 से सितंबर 30 का समय है, 3 महीना से ज्यादा का समय है। और चुनाव आयोग पूरे विश्व का सबसे ज्यादा विश्वसनीय संस्था में से एक है। कृपया कर चुनाव आयोग के सभी संवैधानिक संस्था है और उस पर सवाल इस तरह से सीधे आरोप नहीं होने चाहिए कि आप किसी पार्टी के लिए या सरकार के लिए आप उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसकी वो सबके लिए, पूरी भी नहीं वो हुई सबके है, और लिए आप सवाल उठाना शुरू कर दिए। एक बार उसको खत्म होना नहीं दीजिए, फिर आप सवाल उठाते रहिएगा। बादशाह आलम जी प्लीज रिस्पॉन्ड टू कुमार सौरभ। आप संवैधानिक संस्था यानी कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, क्योंकि हम है ना 140 करोड़ से ज्यादा, हमारी अपनी एक प्रोसेस है चुनाव की, और उस प्रोसेस को तो चुनाव आयोग ही कर पाएगा, कोई राजनीतिक पार्टी या कोई और संस्था तो करेगी नहीं। मकसूद भाई, जैसे कि ये हमारे एलजेपी के और जेडीयू के लोग ये बता रहे हैं, भाई चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, संविधान में इसका प्रोविजन है, लेकिन आज का चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये तो पूरी जनता देख रही है भारत की, कि वो निष्पक्ष है कि नहीं है, किसके पक्ष में बात कर रहा है। और ये हमारे जो दोस्त लोग बैठे हुए हैं एनडीए के घटक दल के, ये इनको चुनाव आयोग को प्रोटेक्ट करने में बहुत मजा आता है। इनको चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष लगता है, और चुनाव आयोग से कोई सवाल अगर विपक्ष करता है तो ये चुनाव आयोग को तो अब छोड़िए, ये उसको जस्टिफाई करने के लिए सबसे आगे आते हैं ये। लेकिन ये जो इनकी जो टाइम लाइन है, 1 महीने के अंदर ये कह रहे हैं कि बीएलओ सब कर देंगे। ये मानसून का सीजन चल रहा है, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर भी बाढ़ पीड़ित इलाकों में हेलीकॉप्टर से दौरा करता है, वहां से जो है ब्रेड का वो उनके खाने का गिराता है। अब इनका बीएलओ वहां पहुंच जाएगा, 1 महीने के अंदर ये 8 करोड़ मतलब जनता का ये वेरिफिकेशन कर लेंगे। भाई जब 22 साल में नहीं किया, आप तो सरकार में बैठे हुए हैं, 2025 में आप ही की सरकार है ना, आपको पता था कि 2025 में इलेक्शन होगा। 2020 तो ये फैसले क्या सरकार के होते हैं, ये तो चुनाव आयोग का फैसला है ना, अपने आप में उसका पावर है, संवैधानिक संस्था है। मनीष पांडे जी, कौन करता है ये फैसले, क्या सरकारें करती हैं? ये लोकसभा मनीष पांडे जी प्लीज रिस्पॉन्ड करने दें पांडे जी को। पानी वानी पी लीजिए थोड़ा देर, बादशाह भाई पानी वानी पी लीजिए थोड़ा देर। 2 सेकंड। मैं ये कह रहा था कि एक बहुत अच्छा कहावत है हमारे यहाँ कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा को, या जो दिल ढूंढा अपनो मुझसा बुरा न। देखिए मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि एक तो जब हम कहते हैं कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन करा लो, पूरे देश में एक बार चुनाव करा लो, तो वहां भी इनको साजिश दिखती है। अब अभी कुछ दिन हुए, लोकसभा के चुनाव कराए, राज्यों के चुनाव कराए चुनाव आयोग को,
अब ये कहते हैं, जरा सा पूछिए जरा कि इन्होंने कभी यह सवाल उठाया क्या कि 22 वर्षों से बिहार में मतदाताओं का पुनरीक्षण का कार्य क्यों नहीं हुआ? ठीक, कभी इन्होंने चिंता प्रकट की? कभी आरोप लगाया क्या चुनाव आयोग पर? नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इनको सूट नहीं करता था। और 22 वर्ष पूर्व जब हुआ तब सरकार किसकी थी? क्या किया गया था? चुनाव आयोग तब सरकार के साथ क्या था क्या? यह सवाल तो तब भी खड़े होंगे। और मैं ऋषिकेश जी से विशेष रूप से एक निवेदन करना चाहता हूं, चलिए ठीक है, यह फैसला चुनाव आयोग वापस ले ले, तो क्या उन इलाकों में बाढ़ नहीं आएंगे? क्या बीएलओ नए मतदाताओं का नाम जोड़ने और मृत मतदाताओं का नाम, वो तो ग्राउंड रियलिटी पर पांडे जी आप इसको लेकर इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? वो तो एक ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, वो वहाँ की पूरी ज्योग्राफी को जानते हैं, वेदर के हिसाब से कैसे काम होता है। मैं क्या कर तो क्या ये चुनाव आयोग फैसला वापस ले लेगा तो सारा वेदर ठीक हो जाएगा? बीएलओ को फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, उसकी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी। और ऑनलाइन प्रोसेस भी चुनाव आयोग ने व्यवस्था किया है ऑनलाइन का। और मैं आपको बता दूं, 1 अगस्त से 1 सितंबर प्रकाशित जो सूची करेगा मतदाता सूची चुनाव आयोग, उस पर चैलेंज करने की तिथि दी गई है। ठीक है। और फिर 1 सितंबर तक, उसके बाद फाइनल जो है ना, करेक्शन करने के बाद ही वोटर लिस्ट तैयार होता है। इसीलिए अगर किसी का नाम छूटता है, ऋषिकेश इसका भी जवाब दे देंगे। और ऋषिकेश के पास एक अपडेट भी है, मनीष पांडे जी जरा सुन लीजिए। ऋषिकेश प्लीज कंप्लीट। मनीष जी देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती है, ऋषिकेश कुमार पत्रकार तो चुनाव लड़ता नहीं, वोटर होता है। जानकारी इसलिए एक अपडेट और है सर, चुनाव आयोग ने अभी अपना जवाब दिया है जो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण जो कार्य हो रहा है उसके एवज में, कि लोग कह रहे हैं कि इतने कम समय में क्यों हो जाएगा और कैसे हो जाएगा, हम लोग जैसे पत्रकार जो पूछ रहे हैं। तो चुनाव के पास डाटा है कि पहले ही वो 77,895 बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं वो पहले ही नियुक्त कर चुका है और वो काम कर रहे हैं। और तकरीबन 20,500 नए बीएलओ की नियुक्ति उसने की है, जो चुनाव आयोग ने नया लेटेस्ट अब से कुछ मिनट पहले जो जानकारी दी है। दूसरा उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां के 1 लाख जो बूथ एजेंट हैं, जिसमें जेडीयू भी है, कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, उनके बूथ एजेंट लगे हुए हैं और वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि 1 लाख जो वॉलंटियर हैं अलग अलग जगहों पे, जो छोटे छोटे एनजीओ टाइप में है, जो मोबिलाइजर हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं। तो चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी है। तो एक प्रेशर तो है ही कम से कम कि इस तरीके के अगर सवाल उठ रहे हैं और बिहार में जब बाढ़ की स्थिति हो, खास करके कुछ महीनों में मानसून का प्रकोप होगा, तो कुछ इलाकों में बड़ा मुश्किल है और हम नहीं करें। मेरे पास बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।